तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो इकोनॉमिक्स की स्टैटिस्टिक बुक और जो रेफरेंस बुक है वो संदीप गर्ग की बुक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब बोला है शुरू में ये पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस किन किन ने दी। इस बार हम सीखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये यही बता रहे हैं कि कहीं 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 से स्टैटिस्टा बोला जाता है, कहीं स्टैटिस्टिक बोला जाता है, कहीं स्टैटिस बोला जाता है, कहीं स्टैटिस्टिक बोला जाता है। तो इसको अलग अलग जगह पे कुछ कुछ बोला जाता है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ये हर आदमी के लिए अलग मीनिंग लेकर उतरता है। इट कन्वेज डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। तो कुछ लोग इसको डेटा के तौर पे मेजर करते हैं, कुछ मेजरमेंट्स या फैक्ट्स के तौर पे करते हैं। अब कैसे ये चीज़ कैसे जस्टिफाई हो रही है? अब इमेजिन कोई क्रिकेट का फ़ैन है, क्रिकेट देखता है, रोज़ देखता है, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? वो रन्स की गिनती रखना कि किसने कितना स्कोर किया, किसने कितने रन से वो चूक गया। तो ये जितनी भी स्टैटिस्टिक यानी जो नंबर के बेस पे इंफॉर्मेशन वो अपने दिमाग में रख रहा है, उसके लिए वो चीज़ स्टैटिस्टिक है। अब यही मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट की बात करूँ तो वो देखिए कितना AQI हो गया है, अभी कितना टेम्परेचर हो चुका है, कितना ये हो चुका है। तो जितना भी वो इन्वायरमेंट के लिए नाप रहा है उसके लिए वो चीज़ स्टैटिस्टिक हो गई। अब वेदर डिपार्टमेंट या फिर शेयर ब्रोकर के लिए कि कितना शेयर उसके कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, किस चीज़ का कितना दाम हो गया है। तो हर एक पर्सन के लिए स्टैटिस्टिक अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स हर एक जो भी इकोनॉमिस्ट है वो अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, पर बेसिकली एक कंक्लूजन में उन्होंने 2 टाइप की स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी। अब पहला था एक प्लूरल सेंस में और दूसरा था सिंगुलर सेंस में। पहला है प्लूरल सेंस। सबसे पहले ये प्लूरल सेंस के बारे में बताएंगे, यानी स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा। इसमें बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस टाइप में होता है। मतलब जो भी आपका नंबर, मान लो किसी का रन आप रिकॉर्ड में रख रहे हो, रन आप रिकॉर्ड में रख रहे हो क्रिकेट के, तो वो किस टाइप का होना चाहिए, मतलब उसकी क्या कैसे होता है स्टैटिस्टिक्स का डेटा। कहीं आप गलत को तो नहीं मान रहे हो कि वो स्टैटिस्टिक्स है, तो वो सारी चीज़ें आपको अभी ये बताएंगे प्लूरल सेंस में क्या होता है। और सिंगुलर सेंस में आपको ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करना सिखाएंगे, जो हम आगे सीखेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम बाद में पढ़ते हैं। इसके पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसी से ही पूरी डेफिनेशन बनी हुई है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे तभी जंप करते हैं हम। सबसे पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये इसका नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक पर्सन की एज ले रही हूँ, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप होता है, राइट। तो ग्रुप ऑफ फैक्ट्स क्या बोल रही है कि जैसे एक पर्सन है, उसकी एज 30 है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, एक ही आदमी की बात कर रही हूँ मैं। बट अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे लेट्स से इस पूरे क्लासरूम में जो एवरेज एज है बच्चों की वो 16 ईयर्स है, कि जितने भी बच्चे हैं वो लगभग 16 ईयर्स के पास है। मे बी 11th, अगर मैं बोलूँ 11th क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी एवरेज एज 16 है, यानी वो 16 साल के है। ओवरऑल ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा ही अब 16 का हो, पर वो एक एवरेज एज है पूरे टोटल उन बच्चों की। तो अब मैं इतने सारे बच्चों के ग्रुप की बात जब कर रही हूँ, उनके ग्रुप का डेटा जब मैं निकाल रही हूँ, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो यानी जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में होता है। एग्रीगेट का मतलब ही ग्रुप होता है, ओके। तो नेक्स्ट हम जाते हैं अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। अब कोई भी चीज़ है, मान लो मैं किसी क्रॉप की, यानी लेट्स से राइस की मैं वो देख रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स कि इस साल कितना बढ़ा, इस साल मतलब कितनी प्रोडक्शन राइस की बढ़ी, इस साल कितनी प्रोडक्शन राइस की घटी, मैं ये चीज़ चेक कर रही हूँ, राइट। तो अब मैं एक चीज़ के ध्यान में नहीं रख सकती, यूँ नहीं बोल सकती कि ये जो सैंड थी ना इसमें अच्छे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं करे, इसलिए राइस की प्रोडक्शन इस साल कम आई है। मैं ये चीज़ नहीं बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो राइस की प्रोडक्शन है
उसके इतने सारे कॉजेस हैं कि वो ख़राब क्यों हुई। मे बी मेरे पहला तो यही हो सकता है कि मेरा फर्टिलाइजर्स ख़राब थे, हो सकता है कि उसको सूटेबल सनलाइट नहीं प्रोवाइड होगी, हो सकता है उसको रेनफॉल या फिर पानी ही उतना प्रोवाइड ना हुआ हो सकता है वो जो सीड्स थे मेरे वो ही ख़राब हो सकता है जो उन राइस को बो रहा था उसने ही अपनी अच्छी मेहनत से उन्हें नहीं बो पाया हो, राइट। तो उसके इतने सारे कॉजेज़ हैं कि राइस की प्रोडक्शन इस साल कम क्यों हुई, है ना। तो इतने सारे कॉज होते हैं, हम एक कॉज को लेके नहीं चल सकते हैं। ओके, अब थर्ड पे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब मैं बोलूँ कि अनन्या और ईशा स्नेहा से बड़े हैं, अनन्या और ईशा स्नेहा से बड़े हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें कोई नंबर का तो कुछ नंबर मैं बोल रही हूँ इसमें नहीं, मैं तो एक क्वालिटी बता रही हूँ, हाँ ये इतने बड़े हैं इससे, सो दैट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। पर अगर मैं बोलूँ कि ईशा 154 सेंटीमीटर की है, अनन्या 120 सेंटीमीटर की है और स्नेहा 60 सेंटीमीटर की है, तो अगर मैंने इन सब के वो बता दे, न्यूमेरिकली मैंने इनकी हाइट एक्सप्रेस कर दी और फिर बोल रही हूँ कि ये दोनों इससे बड़ी है, न्यूमेरिकली मैंने प्रूव दे दिया, देन इट इज़ स्टैटिस्टिक्स, वरना दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, थर्ड क्वालिटी हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। फोर्थ इज स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, यानी जो स्टैटिस्टिक है उसको आप जितना एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर पाओ उतना सही होता है। क्यों? अब जैसे कोई मान लो कोई न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे लगभग रैली में 5000 लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो अब जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ रिपोर्टर है, वो उन पर्सन्स को एक एक करके गिन तो से नहीं सकता क्योंकि इतने सारे लोग हैं, बट वो एक एस्टिमेट बता देगा कि लगभग यहाँ पे ना 5500 पीपल खड़े हैं यहाँ पे, वो एक एस्टिमेट सा करके बता देगा कि जो उसे ओवरऑल दिख रहा होगा या ओवरऑल उसने एनालाइज किया होगा। तो ये बोला जा रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है, अब 5000 लोग हैं, अगर वो उसने गलत प्रिडिक्शन करके 7000 लोग बोल दिया, ज़्यादा बढ़ा के या कम करके, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव उसकी रिसर्च में नहीं रहेगी। तो जितना पॉसिबल हो सके अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को आप एक्यूरेट बनाओ। ओके, नेक्स्ट कम टू स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है कि अब मैं कोई भी दो चीज़ ले रही हूँ, अब स्टैटिस्टिक्स के अगर आप फ़ायदे देखो, कोई भी मेरे को न्यूमेरिकल फैक्ट्स में अगर मान लो प्रोडक्शन ऑफ राइस ही है कि इस साल कितनी हुई, पिछले साल कितनी हुई, ये चीज़ मैं एनालाइज कर रही हूँ, तो मैं क्या कंपेयर कर सकती हूँ, यस, कि पिछले साल इतनी हुई, इस साल इतनी हुई, तो मेरे लिए डेटा हेल्पफुल होगा। अब अगर मैं हाइट ऑफ मैन ले लूँगी कि आदमियों की हाइट कितनी है, और मैं ले लूँ हाइट ऑफ ट्रीज़ कितनी है, क्या इन चीज़ों को मैं कंपेयर कर सकती हूँ? दिस इज़ मीनिंगलेस। मैं आदमी और औरत की मान लो हाइट कंपेयर कर रही हूँ, दैट इज़ स्टिल फाइन, बट मैं अगर आदमी और पेड़ की हाइट कंपेयर कर रही हूँ, तो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप उसको कंपेयर करने लायक डेटा कलेक्ट करो कि आप उन दोनों चीज़ को रिलेशन में रख पाओ एक दूसरे के। ठीक है, अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो कोई भी चीज़ होती है उसको एक सिस्टमैटिकली, अब आप कोई भी चीज़ है इधर से ये ले लो इधर से वो, अब मान लो आपको एक एरिया है, एक जगह है, वहाँ पे आपको पता लगानी है कि हाइट ऑफ मैन कितनी है, आप गए, आप इधर कभी किसी घर में चले गए, कभी किसी घर में चले गए, कभी, तो आपके लिए ही डिफ़िकल्टी होगी और इतना मतलब हो सकता है आप कुछ घर मिस कर दो या कुछ हो, है ना। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली कर रहे हो कि पहले ये वाला एरिया, थोड़ा सा ये वाला एरिया कवर करके फिर ये मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस पूरे एरिया को कवर करती हूँ, सो दैट इज़ सिस्टमैटिक मैनर, और उससे आपका जो स्टैटिस्टिक है ये आपके लिए ईजियर नहीं, वो आपका स्टैटिस्टिकल डेटा भी उतना ही एक्यूरेट होगा। ओके, सो द लास्ट वन इज़ दैट स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड, ये इन्होंने रॉन्ग लिख रखा है, 7th वन ये था कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अब आपको बोला
मान लो आपको ऑर्डर्स आए कि इस जो एरिया है इसमें ना डेटा कलेक्ट करके लाओ, तो मैं बस ये बोल दिया कि डेटा कलेक्ट करके लाओ, आदमियों का तुम डेटा कलेक्ट करके लाओ। तुम गए और तुमने कलेक्ट कर ली सबकी हाइट, आके दे दिया, सबमिट कर दिया। और बाद में पता चले कि हाइट तो करनी ही थी, तुम्हें वेट का डेटा लेना था। सो इससे पता चलता है ना कि हमें अपना, फिर तो वो मीनिंगलेस होएगी ना, कि जो भी आपने इंक्वायरी करी या रिसर्च करी वो फिर पूरी मीनिंगलेस हो जाएगी। इसीलिए आप जब भी स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हो या जब भी आप जाते हो कलेक्ट करने, तो आपको पहले से ही उसका पर्पस पता होना चाहिए। एंड अगर आपको पर्पस ऑलरेडी पता हो तो इवन आपके लिए भी ये चीज़ इफ़ेक्टिव होगी, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजियर होगा कलेक्ट करना। ओके, सो अब हम आते हैं, तो ये सब तो था प्लूरल सेंस में। और अब मैं इसकी डेफिनेशन दिखा दूँ। ये 7 पॉइंट्स थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और अब अगर मैं आपको डेफिनेशन से रिलेट करवाऊँ तो एक बारी पूरी डेफिनेशन में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाऊंगी। इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। आया था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी सिंगल नंबर नहीं, हम पूरे ग्रुप का लेते हैं। अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, वो राइस वाले एग्जाम्पल, कई सारे कॉजेज होते हैं एक चीज़ के। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, वो टॉलर वाला एग्जाम्पल याद हो तो। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, यानी जितना एक्यूरेट आपका डेटा हो उतना अच्छा होता है। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, यानी एक सिस्टमैटिक मैनर से एक नीट वे में आप करोगे ताकि आपका डेटा भी मीनिंगफुल हो। फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी पर्पस आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपको आप हाइट का करके ले आए और अंत में पता चले वेट का करना था। एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी ये नहीं कि आप हाइट ऑफ मैन और हाइट ऑफ ट्रीज ले लो, कम से कम कंपेयर करने लायक तो डेटा लो। ठीक है, तो ये पूरी जो डेफिनेशन थी आपने देखा, ये पूरी डेफिनेशन पूरे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को ही इनको बीच में घुसाया है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो या डेफिनेशन याद कर लो, एंड दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली याद हो जाएगी। मैंने बताया था इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन 2 तरीके में क्लासीफाई कर दी थी। एक थी प्लूरल सेंस, जो हमने सीख लिया क्या होता है। अब होता है सिंगुलर सेंस, यानी एज अ मेथड, यानी इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, यानी कोई भी डेटा है उसको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके उसको एनालाइज कैसे करते हैं, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। तो आते हैं पहले स्टेप पे, विच इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। कोई भी डेटा है, सबसे पहले कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, मान लो आपको पता लगाना है हाइट ऑफ मैन निकालनी है मान लो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, घर घर जाके कलेक्शन करोगे कि घर घर जाके पूछोगे कि आपके घर में जो आदमी है उसकी कितनी हाइट है, ये है वो है, आप कलेक्ट करनी चाहोगे, राइट। आप कलेक्ट करके चले गए, फिर आप करोगे ऑर्गेनाइज। कैसे, ये है आप साइड में कर लोगे कि ये है 20 से 30 के एज के मैन की, ये है 30 से 40 एज के मैन की। अब आके आप उस सबको ऑर्गेनाइज करोगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप है आप प्रेजेंट करोगे, आप उसे जचा लोगे कि पहले 20 से 30 के रख लूँ, फिर उसके पीछे मैं 30 से 40 के रख लूँ, फिर उसके और नीचे मैं 40 से 50 के एज के मैन रख लूँ। तो आप ऐसे करके उसको नीटली प्रेजेंट करोगे, ठीक है, रख लोगे, सजा के इसे एक जगह से नीट वे में रख दोगे, ठीक है। फोर्थ वन इज एनालिसिस ऑफ डेटा। अब आप उसे समझने की कोशिश करोगे, उसको देखोगे, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे उसे कि क्या था क्या नहीं है, उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। फिफ्थ वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी जो चीज़ आपने अब समझी है उससे आप कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालोगे कि मे बी आप मान लो एवरेज हाइट निकाल रहे थे, तो 20 से 30 एज की इतनी एवरेज हाइट है, 30 से 40 की इतनी एवरेज हाइट है। आप ऐसे कर करके क्या करोगे, उसको इंटरप्रेट, यानी कुछ ना कुछ मतलब निकालोगे ना उस बात का। सो फिफ्थ स्टेप इज दिस। तो ये 5 स्टेजेस हैं। इसकी भी डेफिनेशन पे अब ध्यान कर लेते हैं एक बारी कि इसकी डेफिनेशन भी इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे बनी हुई है, तो इसीलिए मैंने आपको ये भी बाद में ही पढ़ाई। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मे बी डिफाइंड एज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मिस है वर्ड, पर ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से हो गई कवर अप, राइट। तो अब इन्होंने दे रखा है एक छोटा सा इनका डिफ्रेंसिएशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो ये, बाकी इसमें बस सिंपल सा ये है कि आप खुद देखो प्लूरल सेंस में क्या था। आपको यूँ बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जनरली होता कैसा है,
और सिंगुलर सेंस में आपको कैसे बताया कि उसके वेरियस मेथड्स और उसको एनालाइज कैसे करते हैं हम, उसको इंटरप्रेट एनालाइज उसको देखते कैसे हम, आपको ये समझाया था। आप सेकंड जो सिंगुलर सेंस है उसमें रॉ डेटा, एक आपको डेटा दिया जाता है, रॉ डेटा भी नहीं है आपके पास, आप तो पहले शुरू में कलेक्ट कर रहे हो ना, हाइट ऑफ मैन जैसे एग्जांपल था, तो आप पहले कलेक्ट करते हो फिर ऑर्गेनाइज करते हो, तो रॉ डेटा आपको दिया नहीं गया है। लेकिन जो प्लूरल सेंस में है वो आप जो है रॉ स्टेट को एनालाइज करते हो, देखते हो कि कैसे क्या स्टैटिस्टिक्स आपका बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बाकी आप एक बारी पढ़ लो, इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। तो इसके बीच में एक और टॉपिक था विच इज़ इम्पेरिकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब उसका क्या मतलब था, आई डिस्प्ले। एम्पेरिकल एनालिसिस होता है जो आप रियल डेटा के अकॉर्डिंग कर रहे हो, यानी आप ऑब्जर्वेशंस और सर्विस लाइक एक एक्चुअल एक्सपीरियंस लेके आप खुद कलेक्ट करके फिर उसको एनालाइज कर रहे हो, किसी के ऑलरेडी करे हुए फैक्ट्स नहीं ले रहे हो, आप किसी और के करे हुए नहीं ले रहे हो, आप खुद अपनी एक्चुअल एक्सपीरियंस से जाके आप रियल डेटा के कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप सर्वे कर रहे हो। यही बात आती है क्वालिटी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की, तो वो होता है किसी ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड डेटा है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप पहले से एक डेटा हो रखा है उसको ले। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। पहला पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कोई भी बड़ा बड़ा डेटा है उसको आपको एनालाइज करके उसको थोड़ा कठिन डेटा को आपको आसान बनाता है, जो बड़े बड़े फैक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उनको आपको ऑर्गेनाइज करके एक सटीक तरीके से आसानी करते हैं आपके एनालिसिस में। सेकेंड इज टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनाइट फॉर्म, यानी कोई भी चीज़ है, आप इतने सारे, यानी आप मानो कि अनियन का प्राइस कितना बढ़ रहा है, आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर करके आपको पता चल जाएगा कि मे बी 10% बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको एक डेफिनाइट फॉर्म में कि हाँ भाई 10% बढ़ गया, आपको बार बार ही कन्फ्यूज़ होके जानने की ऐसे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको एक डेफिनाइट फॉर्म में एक रॉ एस्टिमेट आपको पता चल जाएगा, राइट। टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, अब कोई भी चीज़ है, कोई भी दो चीज़ है, यानी मान लो हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ विमेन, तो उनकी आप जो है कंपैरिजन आसानी से कर सकते हो, राइट। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी आपको कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी मान लो इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनानी है, कुछ भी बनाना है, फ्यूचर एक्टिव यानी जो बिजनेसमैन्स होते हैं, यानी जो पॉलिसीज़ बेचते हैं अपनी, उनके लिए ये डेटास हेल्पफुल होते हैं। अब वो जानेंगे कि हाइट मतलब मैन की इनकम मान लो वो इनकम का एवरेज निकाल रहे हैं कि इस एज से इसकी कितनी होती है, तो उनकी प्लानिंग में भी आसान होगा कि उनको कितना इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो उनके लिए बेसिकली हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब है टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग, यानी अगर हमारे पास कोई भी वो है डेटा है तो उससे हम फोरकास्ट, यानी ये पता लगाने के लिए, फोरकास्टिंग डजंट ओनली मीन कि वेदर में, कि वेदर की फोरकास्टिंग करने के लिए, हाँ उसके लिए ऑल्सो हेल्प्स, लेकिन फोरकास्टिंग यहाँ पे क्या मतलब है, प्रेडिक्टिंग कि आपके बिजनेस में कितना लॉस होने वाला है या कितना नहीं, और आप उसी के अकॉर्डिंग अभी अपना जो बिजनेस है उसको हैंडल कर लो। मान लो आपको सप्लाई पता चल गई इतनी ज़्यादा हो रही है, तो आप लोगों की ना पक्का डिमांड कम होने वाली है, क्योंकि हर कोई सप्लाई कर रहा है अब, तो आप तो उस चीज़ की डिमांड अब कम होने वाली है, तो मैं इस जो प्रोडक्ट है उसको ना कम बेचना शुरू कर दूँ, क्योंकि अब तो डिमांड कम ही होने वाली है लोगों की, ठीक है। तो मैं ऐसे करके जो फोरकास्ट कर रही हूँ, यानी प्रेडिक्ट कर रही हूँ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह को देख के कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो ठीक है भाई मेरे बिजनेस में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मैं एक करेक्ट डिसीजन ले पाऊँ बेसिकली, ठीक है। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी हाइपोथेसिस का मतलब तो पता है ना आपको, हाइपोथेसिस वो होता है कि मान लो कोई भी प्रेडिक्शन लगाना, कि जैसे मैं बोलूँ यही है, मान लो मैं बोलूँ कि डिमांड अब सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो पक्का डिमांड इनकी अब कम होएगी, ये मेरी एक हाइपोथेसिस है, यानी ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, एक अजम्पशन पहले से बना रही हूँ कि हाँ भाई ऐसे होएगा, फिर मैं उसे टेस्ट करूँगी, फिर मैं मान लो मैंने प्रोडक्शन कम वगैरह कर ली, मैं थोड़ा टाइम वाइम देखूँगी, कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि जो डिमांड है वो सच में लोगों की कम होगी, तो क्या मेरी जो हाइपोथेसिस थी यानी एजम्पशन थी पहले की वो सच्ची होगी, राइट। तो फॉर्मुलेशन यानी हाइपोथेसिस बनाना, कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करके या एजम्पशन बना के कोई भी चीज़ फॉर्मुलेट करना, और एट द एंड टेस्ट करना कि क्या ये चीज़ जो मैंने सोची थी ये सच थी या नहीं थी, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस।
सेवेंथ इज टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यानी कई लोग अपना जो मान लो कोई भी हाइट कलेक्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसको कंपेयर करना है या पॉलिसी फॉर्म करनी है, कुछ करनी है, वो बस अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कर रहा है, ये जान रहा है कि कितनी इनकम है लोगों की, वो बस अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहा है अपने बेटरमेंट के लिए, ठीक है, तो वो इसलिए भी हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इम्पोर्टेंस इसकी गवर्नमेंट पे भी होती है, इकोनॉमिक्स पे भी होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग और बेसिस, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू गवर्नमेंट। अब पहली चीज़ आती है कि गवर्नमेंट को प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेक बनाने के लिए, कुछ भी अपनी जनता के लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं, कोई कोई पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं अपनी जनता के लिए, तो दे नीड डेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि यही वही प्लान्स, कोई भी नेशन को डेवलप करने के लिए, प्लान बनाने के लिए, तो उसके लिए भी चाहिए। नेक्स्ट इज़ बजट को प्रिपेयर करने के लिए, इनकम, लोगों की इनकम कितने हैं, एक्सपेंडिचर कितना करते हैं लोग, उसको एनालाइज करने के लिए चाहिए। या गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक को लिटरेसी, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, जितना सब ये जो एनालिसिस करते हैं, इनको देखते हैं, इन सब चीज़ों के मेजर करने के लिए भी चाहिए होता है। या फिर कोई वेलफेयर स्कीम्स जो लाते हैं वो, उसके लिए चाहिए होता है। या फिर कोई भी सेंसस कलेक्ट करना है, वही एक की बात हो गई। फिर है कि कोई भी फेलियर ऑफ पॉलिसी क्यों हुई है, या किसी पॉलिसी की सक्सेस क्यों हुई है, तो उसके लिए भी डेटा ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में किस लिए हेल्पफुल होता है, तो सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। यानी कोई भी लॉ है, अब लॉ ऑफ डिमांड है, मान लो कि इतने सप्लाई बढ़ने से इतनी डिमांड कम होती है, या इतनी डिमांड सप्लाई घटने से डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। कोई भी मैं लॉ बना रही हूँ या कुछ भी बना रही हूँ, कोई भी चीज़ में ऐसे एनालाइज करके इतने सारे, अब इकोनॉमिक्स अगर आपने अभी तक पढ़ी नहीं है तो आपको पता चलेगा आगे कि इतने सारे लॉज बना रखे हैं मार्केट में, कि इतना ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ सप्लाई है, ये इस चीज़ का लॉ है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे लॉज हैं, ये कैसे बनाए गए हैं, तो इन सब लॉज को बनाने में इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं ना हम, इकोनॉमिक्स होता क्या, अपने मार्केट वगैरह में जो भी चीज़ें चल रही है, या वर्ल्ड मार्केट में या नेशन वाले मार्केट में कैसे कैसे क्या चीज़ें चल रही है ना। तो इकोनॉमिक लॉस बनाने के लिए सेकेंड इज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी अगर हमें स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है, तो अगर हमें पता चल गया, तो क्या हम, जो गवर्नमेंट है कोई भी है, वो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकती है, यस। क्या हम नई नई चीज़ें भी ला सकते हैं मार्केट में, कोई भी चीज़ है, मान लो लोगों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो लोग नई नई चीज़ें ला सकते हैं उस चीज़ को देख के। फिर है कि थर्ड इज स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। अब वही बात आ गई, जो भी मार्केट में चल रहा है, कहाँ कितना प्रॉफिट लॉस होगा, आप इन्हीं, ये जो हमने इकोनॉमिक लॉज बनाए थे, इनकी हेल्प से आप जो है अपने मार्केट स्ट्रक्चर्स को, उनको पढ़ सकते हो, उनको समझ सकते हो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से, कि कहाँ क्या प्लान करना है आपको इकोनॉमिक्स में। ओके, फोर्थ इज हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन। यानी कि इतने प्राइस बढ़ने से इतनी डिमांड इसकी बढ़ेगी, इतने प्राइस घटने से इतनी डिमांड इसकी, मतलब इतने प्राइस बढ़ने से डिमांड उसकी घटेगी, और प्राइस घटने से डिमांड उसकी बढ़ेगी। जितने भी ये जो एनालिसिस है, मैथमेटिकल रिलेशन है प्राइस वगैरह को लेके या डिमांड को लेके, तो हम उन चीज़ों के बारे में भी समझ सकते हैं। फिफ्थ इज यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। अब वही है, प्राइस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन कितना हो रहा है, बैंक डिपॉजिट कितना हो रहा है, मनी कैसे काम कर रहा है, मनी कैसे, जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं आजकल, कि कहाँ क्या हो रहा है मार्केट में, उन सब चीज़ों को पढ़, ये बेसिकली जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे, ये सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो मतलब ये एक जैसे से ही है, बट वी नीड टू लर्न ऑल, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, सो वी नीड टू लर्न ऑल 6, ठीक है। तो ये 6 के 6 आप याद करेंगे, एंड दे आर बेसिकली ईजी। आप जो इनकी हेडलाइंस हैं उन्हीं से ही मतलब निकाल सकते हो, राइट। जैसे 6 है प्राइस एनालिसिस, प्राइसिंग के बारे में जानना, प्राइस ट्रेंड, भाई इतना इन्फ्लेशन हो रहा है, इतना ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो प्राइस के बारे में भी पढ़ पा रहे हो आप, है ना। तो ये 6 जो है आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये भी सेम सी ही बात है, बट वी नीड टू लर्न।
ओके, तो ये क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस मत देखना, अभी हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ आती है कि जो डेटा, कोई भी डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए रिसोर्स है, पॉपुलेशन है, इनकम है, जितने भी सारे फैक्टर्स हैं किसी कंट्री के, उसके बारे में जानने के लिए इन प्लानर्स, फिर जो प्लान करते हैं लोग, उनको प्लान करने, रियलिस्टिक गोल्स को प्लान करने के लिए, रियलिस्टिक टारगेट्स, जैसे कि गरीबी है, गरीबी को हटाने के लिए हम 5 साल तक लागू करेंगे। वो 5 साल कैसे किया, क्योंकि उन्होंने एनालिसिस किया। अब कोई बिल्कुल ही मतलब एक पैसा नहीं है उसकी कंट्री, उस कंट्री में हर एक सिटीजन के पास, तो आप 5 साल कैसे बोल सकते हो, आप 10 साल बोलो। आप थोड़ा एनालाइज करके डेटा के अकॉर्डिंग आप अपना गोल सेट करोगे ना। फिर आता है कई सारे ऐसे प्लान्स भी फिर उसी की मदद से आते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इन सबको डेवलप करने के लिए। फिर है कोई भी ग्रोथ को डेवलप एनालाइज करके इस चीज़ को प्लान करने के लिए कितना सक्सेस और फेलियर हुआ इस प्लान के अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि क्या 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 प्रॉब्लम आ रही है और किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या प्लान लाने की ज़रूरत है। फिर है कि ये एक कंपैरिजन का भी बेस प्रोवाइड करता है, हम पिछले साल कितनी हमने अच्छा प्लान करके अच्छा डेवलपमेंट हुआ और इस साल कितना हुआ, तो प्लानिंग कंपेयर भी करता है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस में कैसे हेल्पफुल होता है, ये बेसिकली जितने भी ये 6 पॉइंट्स है ना, ये बिल्कुल ईजी है, हेडलाइन से पता चल रहा है, तो आपके लिए बस ये 6 के 6 आपको याद करने हैं, हेडलाइंस याद करनी है, दैट्स इट। अब पहला क्या बोल रहा है, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, यानी कोई भी लोकेशन है कि आपको कितने अवेलेबल, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मान लो कोई भी स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये जानना पड़ेगा कि मान लो आप दुकान शुरू कर रहे हो परचून की, आपको ये जानना पड़ेगा आपको कितने चिप्स लाने हैं, कितनी फ्रूटीज़ लानी है, कितना ये लाना है, कितना सामान लाना है, आपकी लोकेशन कहाँ पे कितनी अच्छी पड़ेगी, आपके टैक्सेस कितने लगेंगे आप पे, या कितना क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप पहले उस चीज़ को पढ़ोगे कोई भी बिजनेस यूनिट को बढ़ने के लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कि आप एक सेकेंड, हाँ, फॉर मेकिंग मार्केट स्ट्रैटेजीज, यानी कोई भी, सेकेंड इज कि कोई भी मार्केट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वहाँ पे मैं ये देखूँगी पॉपुलेशन कितनी है, मैं जहाँ पे भी अपनी दुकान लगाने वाली हूँ वहाँ पे पॉपुलेशन जो है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा लोग मेरे से खरीदेंगे, अब 2-4 लोग रह रहे हैं तो मेरी कितनी ही दुकान चलेगी, है ना। तो मैं ये चीज़ देखूँगी, मैं ये देखूँगी प्राइसिंग कितनी चाहिए, मेरे को ये देखना है कि वहाँ वाले पॉपुलेशन है वो कितनी वेल्दी है। अब मान लो किसी गरीब कॉलोनी में चली गई तो भाई इतना नहीं लेंगे ना लोग मेरे से, लेकिन अगर मैं किसी अमीरों वाली में तो वो छोटी सी चीज़ इतनी महंगी लेंगे, राइट। तो मैं ये चीज़ देखूंगी। परचेजिंग पावर, यानी यही वही सेम बात। कॉम्पिटिटर्स, यानी मेरे आसपास और कोई दुकानें भी हैं, कितने कॉम्पिटिशन्स हैं मेरे, तो ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज करूँगी। ठीक है, अब तो मतलब ये हो गया फॉर मार्केट, मार्केट स्ट्रैटेजीज बनाऊंगी। ठीक है, वही फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, यही सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। ये थर्ड वन है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे ये इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा दे रखा है, बट थर्ड पॉइंट है फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अब बिजनेस मैंने लगा लिया, अब मैं देखूंगी भाई मेरे जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ मैं बेच रही हूँ, यानी मैं आटा बेच रही हूँ, चावल बेच रही हूँ, कुछ भी बेच रही हूँ, उसकी डिमांड कितनी है। फ्यूचर डिमांड देखूंगी कि मेरे जो प्रोडक्ट है मैं इसको खरीद तो रही हूँ, मेरे को कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरे को डिमांड भी तो देखनी चाहिए, लोग कितना डिमांड कर रहे हैं उसे। अब मैं ले आऊँ इतने सारे चावल के पैकेट्स, लोग खरीद, लोगों की डिमांड ही नहीं है, अभी लोगों को तो वीट चाहिए, तो ये तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगे। तो मैं डिमांड भी देखूंगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है। नेक्स्ट इज़ फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी मैं लॉसेस देखूंगी, मेरे कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ क्या होगा, ये सारा जो बिजनेस स्टडीज़ में भी आप पढ़ते होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं ये सब देखूंगी। ठीक है, फिफ्थ इज़ फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल, यानी मैं देखूंगी कि मेरे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो जो फर्म से मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। अब मान लो मैं किसी नकली से उसकी कंपनी के चिप्स खरीद रही हूँ, तो मेरी जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो भी तो कम ही आएंगे, वो भी तो किसी रिलायबल पैकेट को परचेज़ करने आएंगे ना ज़्यादातर। तो क्वालिटी कंट्रोल भी देखूंगी मैं, क्वालिटी कैसी आ रही है, मेरा जो भी सामान आ रहा है, व्हीट आ रहा है, राइस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट इज अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, यानी मैं अपनी कोई डायरी सी या कुछ बना के देखूंगी कि कितना क्या मेरे दुकान में प्रोडक्ट आया, कितना मैंने बेचा, कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ या कितना मेरे को लॉस हुआ या कितना मेरा बिकाई हुई। तो मैं जितना भी राइट है अकाउंट्स हैं उनको राइट करूँगी और फिर बाद में ऑडिट करूँगी, एनालाइज करूँगी किस चीज़ में मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ये ऐसे मैं
स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से अपना जो पूरा बिजनेस है उसको चला सकती हूँ। तो यही बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में क्या होता है। तो ये 6 चीज़ें लिख के आ जाना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स हैं तो, पर उसके लिमिटेशन यानी नुकसान क्या होता है, मतलब या फिर लोग मिसयूज़ करें, क्या हो रहा है, ख़राब बात क्या है स्टैटिस्टिक्स की। पहली बात है, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना। अब मैं बोलूँ इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ब्यूटी, पॉवर्टी, क्या मैं उस चीज़ को गिन पा रही हूँ, क्या मैं ये देख रही हूँ ये ना इतना ब्यूटीफुल है, ये ना इतनी ब्यूटीफुल है, क्या मैं इस चीज़ को नाप सकती हूँ, ये ना इतना ऑनेस्ट है। मैं रैंक भले ही कर सकती हूँ कि ये ना इस पूरी क्लास में ना नंबर 1 ऑनेस्ट बच्चा है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, पर क्या मैं रैंक कर सकती हूँ ये ना 53 ऑनेस्ट है, ऐसे हम बोलते हैं नहीं। तो हम क्वालिटेटिव फिनोमिना को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करके स्टैटिस्टिक्स नहीं बना सकते। स्टैटिस्टिक क्वालिटेटिव चीज़ों को नहीं पढ़ता है। सेकेंड इज स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल्स को डील नहीं करता है, जैसा हमने पहला वो बताया था, फीचर बताया था कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट यानी ग्रुप ऑफ फैक्ट्स को पढ़ता है। एवरेज एज ऑफ द होल क्लास पढ़ेगा, एक बच्चे की अकेले की एज नहीं पढ़ेगा, तो इंडिविजुअल्स के साथ ही नहीं चलता है इसका। थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिस यूज। अब आप निकालो, अब एक जैसे स्टोरी है इन्होंने दी थी आपकी बुक में है, इसमें शायद दिखाई नहीं है, इसमें यूँ है कि जैसे देखो यूँ बोले एवरेज एक नदी है, नदी को पार करने एक फैमिली है 4 लोगों की, उनको नदी को पार करना है, वो निकाले एवरेज हाइट इस नदी को क्रॉस करने की ना इतनी चाहिए। फिर जो फैमिली है वो देखती है हाँ हमारी तो एवरेज हाइट इतनी पहुंच जाएगी, इवन ऊपर पहुंच जाएगी। तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, बच्चों के ऊपर मम्मी पापा जो भी भाई है वो ऐसे करके एक दूसरे के एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं। पर फिर अब वो पानी में जाएंगे तो सबसे जो नीचे है पर्सन वो तो डूब ही जाएगा ना। अब हाइट एवरेज हाइट निकालने का यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ। अब स्टैटिस्टिक की तो कोई गलती नहीं थी यहाँ पे, स्टैटिस्टिक जैसा बोलता है वैसे तो ठीक था। अब उन्होंने इंटरप्रेट उसे गलत वे में कर लिया, मिसयूज़ कर लिया और स्टैटिस्टिक को दोष दे दिया, तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अब एक के ऊपर एक करके ऐसे जाएंगे तो सबसे नीचे वाला तो डूब ही जाएगा ना जो भी इंसान था। तो एवरेज हाइट यहाँ पे थोड़ी वर्क करेगी। फोर्थ है स्टैटिस्टिक रिजल्ट्स आर ट्रूली ओनली ऑन एवरेज। अब एवरेज पे होता है, मैं 5,000 लोग रैली पे आ रखे हैं, मैंने स्टैटिस्टिक निकाला कि भाई यहाँ पे ना 5,500 है, तो ये एवरेज पे है ना। हम पूरा एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते यहाँ पे 5,000 लोग ही हैं, नहीं ना, तो हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये एवरेज पे होते हैं। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। वही बात चल रही है कि जो लॉज है ज़रूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ने से हमेशा ही, मतलब होता है प्राइस बढ़ने से हमेशा डिमांड कम होगी, ये चीज़ तो है, एक लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, बट क्या पता एक आधा केस ऐसा हो जाए कि प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ ही रही हो, है ना। तो एक एक्सेप्शन वगैरह होते हैं तो इतने भी एग्जैक्ट नहीं होते, है ना, क्योंकि एवरेज पे बेस्ड होते हैं, तो ये भी बात आ जाती है। 6 इज एक्सपर्ट। अब कोई भी चीज़ है उसका एक्सपर्ट सबसे ज़्यादा, अब कोई भी मान लो कोई क्लीनिंग में एक्सपर्ट है, तो जितनी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं मान लो बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन बेस्ट क्लीनिंग कौन कर पाएगा, एक्सपर्ट कर पाएगा ना। तो स्टैटिस्टिक का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कौन कर पाएगा, एक्सपर्ट कर पाएगा। 7th है स्टैटिस्टिकल डेटा इज़ नॉट। अब यूँ मत जानो कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए आपको स्टैटिस्टिक की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मत सोचो कि स्टैटिस्टिक एक अकेला मेथड है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, नो, दैट इज़ नॉट द केस। और 8th वन एक और था यहाँ पे विच वॉज स्टैटिस्टिक्स डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी, मतलब ये वही था, एक और था। 7th इज स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, यानी ये नहीं कि आप हाइट ऑफ ट्रीज और हाइट ऑफ मेन को, यानी थोड़ा कंपेरेबल डेटा लो आप, ठीक है, होमोजीनियस डेटा लो थोड़ा, ठीक है। अब अगला एक और टॉपिक है, आई एम एडिंग दिस ऑन क्योंकि इसमें PDF में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कोई भी आप चीज़ स्टैटिस्टिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हो, ये यूज़ कर रहे हो, तो आपको डिस्ट्रस्ट यानी ट्रस्ट नहीं होगा उस स्टैटिस्टिकल डेटा पे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस वजह से हो सकता है, और ऐसी चीज़ को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ट्रस्ट कैसे बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कि डिस्ट्रस्ट होता क्यों है। सबसे पहली चीज़ है इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी हमें पूरी नॉलेज ही नहीं है, हम पूरे जो स्टैटिस्टिक है उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको एनालाइज कैसे करना है, कैसे उसका यूज़ करना है, बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है। अब किसी भी मैं अनपढ़ या मतलब जो ज़्यादा जानता नहीं है इस चीज़ को, उसको दे दूँ तो क्या वो बेस्ट यूज़ कर सकता है, नहीं। अब वो तो कुछ भी गलत डेटा निकाल देगा, फिर हम दोष किसको देंगे, स्टैटिस्टिक को देंगे, तो फिर हमारा ट्रस्ट किससे टूटेगा, स्टैटिस्टिक से टूटेगा। लेकिन ये पर्सन तो, ये तो उसकी फॉल्ट था ना, राइट। तो नेक्स्ट इज
कि अनरियलिस्टिक एजम्पशन, यानी जैसे पहले हाइपोथेसिस बना रहे थे हम, या कोई भी एजम्पशन बना रहे थे कि इतना प्राइस बढ़ने से ना इतना डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, हम अनरियलिस्टिक अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी लॉस बोलते हैं, है ना। तो हम कुछ भी एजम्पशन बना रहे हैं, कुछ भी एजम्पशन बना रहे हैं, सो दैट डज नॉट वर्क है। डेलिब्रेट मिसयूज, अब स्टैटिस्टिक का मिसयूज़ हो रहा है। लेट से कोई भी टीचर है, वो अपनी क्लास की अटेंडेंस बढ़ा रही है, वो अपनी ये जो प्रिंसिपल है उनको इम्प्रेस करने के लिए कि मेरी क्लास में इतने लोग हैं, वो अटेंडेंस बढ़ा रही है बच्चों की, एक ही जगह पी मार्क कर रही है, तो ऐसे मिसयूज़ कर रही है। तो अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक की गलती थोड़ी है, यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है उस डेटा का। नेक्स्ट इज कि इग्नोरिंग लिमिटेशंस ऑफ, जितनी भी अभी ये खामियां थी स्टैटिस्टिक की, अब बोले कोई कि भाई इंडिविजुअल की हम नहीं निकाल सकते स्टैटिस्टिक, हम एक पूरा एग्रीगेट कर लेते हैं, ग्रुप का लेते हैं। अब कोई इंसान इंडिविजुअल का ले रहा है, तो इसमें स्टैटिस्टिक की गलती थोड़ी हुई। नेक्स्ट इज रॉन्ग एप्लीकेशन, यानी यहाँ पे किसी लॉ का काम आना था, आप कोई और लॉ लगाए बैठे हो, यहाँ पे कोई और फॉर्मूला लगना था, आप कोई और फॉर्मूला लगा के बैठे हो स्टैटिस्टिक का, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक की गलती थोड़ी हुई। अब यहाँ पे जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो तो उसकी वजह से डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है ना स्टैटिस्टिक पे। तो अब रिमूवल ऑफ डिस्ट्रस्ट, हम इस डिस्ट्रस्ट को हटा कैसे सकते हैं, कैसे अब ट्रस्ट कैसे करवा सकते हैं वापस स्टैटिस्टिक पे। पहला है ये जो लिमिटेशंस हमने अभी अभी पढ़ी थी, खामियां पढ़ी थी स्टैटिस्टिक के, उनको अपने दिमाग में रखो, ठीक है। नेक्स्ट इज उन एक्सपर्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ कौन यूज़ कर पाएगा, एक्सपर्ट ही कर पाएगा, राइट। थर्ड इज डेटा शुड बी, मतलब केयरफुल, आप अच्छे से इंक्वायरी करो, ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ आप मिस की छोड़ो ना क्या जा रहा है, तो आप फिर आपका फिर जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं होगा, है ना। तो आप केयरफुल इंक्वायरी करो। नेक्स्ट इज ग्रेट, मतलब अच्छे ध्यान से आप जो है फॉर्मूलाज पुट करो, एनालाइज करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, आप अच्छे से उसकी इंक्वायरी करो। फिफ्थ इज द यूज़र शुड बी इम्पार्शियल, ये नहीं भेदभाव। अब मेरे को मान लो कोई भी पर्सन है, उसको ब्लैक है वो, तो वो यूँ सोचता है कि ब्लैक को प्रायोरिटी देनी है, तो वो ब्लैक को ऊपर रख रहा है, वाइट को नहीं रख रहा है, सो दैट डज नॉट मीन, ठीक है। तो कि ब्लैक की इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस तो वैसे नहीं आती इसमें, बट लेट्स जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल। हाइट ले लो, मान लो तो ब्लैक्स की हाइट ज़्यादा होती है, इतनी % ज़्यादा है ब्लैक की, और वाइट की कम है, वो ऐसे मार्क कर दे, है ना। तो दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। तो इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए कि ये मेरा फेवरेट बच्चा है तो मैं इसके नंबर ज़्यादा लगा देती हूँ, नो दैट इज़ नॉट द केस, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्ट्रस्ट को हटा सकते हैं।